नमस्कार कहाँ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल रिजल्ट आए 5 राज्यों के उसके बारे में और साथ ही बीजेपी की उस रणनीति के बारे में जिससे वह बंगाल को फतह करने में कामयाबी हासिल की हुई। कांग्रेस ने लेफ्ट को हटा के और केरल में सरकार बनाई। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ पे एक ऐतिहासिक जीत होती हुई देखी, जो विजय थालापति की जो 100 से ज़्यादा सीट जीतने में पहली बार में ही सरकार बनाने में कामयाब हो गए। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? और शाम को जब ममता बनर्जी आई तो वो अपनी यहाँ की भी भवानीपुर की भी सीट हार गई। इससे क्या आपको जानकारी मिलती है और यह कैसी रणनीति है? क्योंकि अगर बात करें तो पूरे बंगाल में 6 करोड़ शायद 70 लाख 71 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें से 90 लाख वोटरों को हटा दिया गया था। बाद में जो आई उसमें 27 लाख लोगों को काट दिया गया था। यानी अगर हम बात करें तो 10 से 12% वोट को पहले ही हटा दिया गया था। और अगर बात करें कितना मार्जिन है तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें संगठनात्मक कार्रवाई की तो बीजेपी उसमें सफल रही। कल ममता बनर्जी लगातार इस बात को बोल रही थी कि वोट चोरी हुई है, वोट डकैती हुई है। यही बात राहुल गांधी 7 महीना पहले वो 2024 से हर रोज उठा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी को कमज़ोर दिखाना था। इसलिए ममता बनर्जी भी उस समय नहीं बोल रही थी इस बात को। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि अगर हम राहुल गांधी के साथ चलें तो हमारी छवि जो हो कमज़ोर हो जाएगी। आपने बिहार में देखा नीतीश कुमार को, उनको भी प्रधानमंत्री था और राज्यसभा पाके वो संतुष्ट हो गए, जाके चीफ मिनिस्ट्री भी गई और राज्यसभा मिला उनको। तो जितने लोग अगर देखें राहुल गांधी को, पहली बार उन लोगों को ये एहसास हुआ कि राहुल गांधी लड़ किस से रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले बीजेपी से तो लड़ ही रहे हैं, अपनी पार्टी के कुछ लोगों से भी लड़ रहे हैं, जो जिनको लगता है कि हम पैदा ही हुए हैं केवल चीफ मिनिस्टर बनने के लिए या राहुल गांधी के आसपास रहने के लिए। उन लोगों से भी उनको लड़ना पड़ता है। तो क्या करते हैं? असम में क्या हुआ, गौरव गोगोई को उन्होंने भेजा, वो खुद अपनी सीट हार गए। जो संगठनात्मक प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों में वैचारिक मतभेद बने रहे। और कई जगह अगर देखें तो ऐसे कांग्रेस में बहुत सारी कमियां नज़र आईं, जो कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं राहुल गांधी जिससे लड़ रहे थे। ईडी से, सीबीआई से, मोदी से और बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो इंडिया ब्लॉक में आई थीं, और केवल अखिलेश यादव को अगर छोड़ दें तो सारी जो मशीनरी हैं और जितने विपक्ष थे बंगाल में, सब लोग राहुल गांधी को कमतर करने के लिए और वो बीजेपी की धीमे धीमे साइड लेते जा रहे थे। और उन लोगों को लग रहा था कि सर पे अगर हम बोलेंगे तो बैकफायर कर जाएगा और राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे अगर ये बात सही होती है, अगर हम सड़क पर उतरते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया और सबने अपनी कुर्सी गंवा दी। जिसने राहुल गांधी से ये असहमति जताने की कोशिश की, बाद में उन लोगों ने मारा कि राहुल गांधी वाज राइट एट दैट टाइम एंड दिस टाइम आल्सो। महाराष्ट्र में आपने क्लीन स्वीप देखा, मतलब एक तरफा, आपने बिहार में एक तरफा क्लीन स्वीप देखा, अब बंगाल में आपने देखा है। क्या ये एक संगठनात्मक जीत हो सकती है? ऐसी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि कोई बात नहीं है, आप अगली बार वोट डाल लेना, बिल्कुल हो सकती है। चुनाव आयोग जब कहता है कि हम टीएमसी के गुंडों को इस बार ठीक कर देंगे, तब हो सकता है। और केवल इससे ही नहीं, जब सरकार के सैनिक जब बुला के और चुनाव में लगा दिए जाएं तो इससे हो सकता है। आपके मान लीजिए अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं
8 सदस्य 10 सदस्य वोट देते हैं, हमेशा 9 सदस्य वोट देते हैं, मान लीजिए आपका 90% जाता है। और अब क्या है कि ये 2 सदस्यों को 9वें और 10वें नंबर को हटा दिया जाए और जो 8 सदस्य हैं जो रेगुलर वोट देते हैं उनको केवल रखा जाए। तो जो पहले 90% वोट प्रतिशत होता था अब 100% में चला गया। यही बंगाल में हुआ है कि अगर पहले जो 80% 65% वोट होता था तो जो लोग वोट बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा मात्रा में करते थे तो उनको हटा दिया गया और जो वहाँ पे अधिकारी थे, संगठनात्मक प्रभारी थे, अगर बात करें तो कहीं न कहीं या तो धार्मिक उद्भावना से जुड़े हों या चाहें अपनी वैचारिक पद्धति के थ्रू वो धीमे धीमे शिफ्ट हो रहे थे और टीएमसी के प्रति एक रोष था पूरे देश में। अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो अगर मुसलमानों के प्रति देखेंगे तो एक ट्रेंड तो बनता जा रहा है धीमे धीमे कि अब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को परेशानियां होने लगी हैं। जो 10 साल 12 साल पहले जो चीज़ें बीजेपी लेके आई थी, और बीजेपी की एक खास बात यह है कि वो अपने ट्रेंड पे लगातार काम करती रहती है, वो ट्रेंड पे टिके रहती है। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे कोई एक भी मुस्लिम वोट नहीं दिया, मुझे जैन ने वोट दिया, मुझे बौद्धिज्म ने वोट दिया, मुझे सनातनी हिंदुओं ने वोट दिया। जबकि उस बीजेपी का अगर आप जाएंगे तो शायद उसके, जहाँ तक मुझे पता है, 2 लाख जो सदस्य हैं बंगाल में बीजेपी के वो मुस्लिम हैं। इसका मतलब उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिया, वो केवल जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने, जैसे असम में कहा हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि मुझे मियाँ का वोट नहीं चाहिए, मुझे उसका वोट चाहिए जो सनातनी हो, तो ट्रेंड में होती है। यहाँ से योगी जी गए थे तो इन्होंने भी यही बात कहा था। तो उसका जो ट्रेंड है, और बाकी विपक्षी पार्टियां, उनको मुद्दा समझ में आता ही नहीं है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। वो अधर में लटके हुए हैं कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, और इस पे विपक्ष को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और नहीं तो क्षेत्रीय पार्टियां धीमे धीमे ख़त्म होती जाएंगी। जैसे जेडीयू का आप हाल देख लीजिए, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से पंगा लेने की कोशिश की, वो भी हार गए और उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, बीजेपी ने तोड़ दिया जिसका साथ अलायंस था। उड़ीसा में नवीन पटनायक की जो पार्टी थी वो भी लगभग ख़त्म हो गई। आम आदमी पार्टी का हाल आप देख ही रहे हैं, जहाँ पे जिस पंजाब में 2 विधायक हैं वहाँ से 7 राज्यसभा सांसद हो गए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए, ये बदसूरती नहीं है, लोकतंत्र की आप खूबसूरती देखिए कि युवा नेता 7 सांसदों को लेके आया। और मैंने तो देखा कि वो संदीप पाठक के पीठ पे हाथ थपथपा के और मिलवा रहा था। जस्ट इमेजिन, वो संदीप पाठक जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, उसी का वो एक 30 साल का विधायक उनके पीठ पे थपथपा के और नितिन नवीन जी से मिलवा रहा था। आप वो क्लिप देखिएगा, वो राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। आने वाले समय में कोई दो राय नहीं कि अगर पंजाब में आम आदमी बीजेपी सरकार बना ले, तो ऐसे जब सारी मशीनरी एकजुट होती है, कहीं ना कहीं तो सोचने की बात होती है। बात ये होती है कि वो मशीनरी विपक्ष अपने पक्ष में क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर अधिकारी बिक रहे हैं, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के जो कर्मचारी हैं वो बिक रहे हैं, तो किस बेसिस पे बिक रहे हैं? क्योंकि पैसे पे तो सब नहीं बिक सकते। मुझे जहाँ तक पता है पैसे पे हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता, कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। साम दाम दंड भेद, ये चारों चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद उभरता हुआ दिख रहा है, जिससे सैफरॉन के रंग में 22 राज्य में बीजेपी हो गई है। ये अलार्मिंग स्टेज है, देश के लिए नहीं अलार्मिंग है, ये पार्टियों के लिए अलार्मिंग स्टेज है कि उनमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या खामियां रह गई हैं कि जिसको वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।
आखिर क्यों अधिकारी उनके पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और आप भी इस पे बताइएगा कि आपका इस पे क्या सोचना है। आने वाला अगर कैसे हमारे देश में चुनाव होंगे, क्या कोई जज फिर आएगा और कहेगा कि दलित पिछड़े वोट नहीं डाल सकते, या कोई आएगा कहेगा कि सवर्ण वोट नहीं डाल सकते। इस पे सवाल उठना चाहिए कि अगर कोई जज कहता है कि चलो अगली बार वोट डाल लेना, तो उस जज से पूछिएगा कभी कि वो अपने परिवार को पहले ये बात कह दे, या शायद कुर्सी एक बार छोड़ दे कोई फिर अगला। तो ये चीज़ें पूछने वाली चीज़ें हैं न्यूट्रल बॉडी से और बाकी सब चीज़ों से। जीत हार जनता के पक्ष में हो या पार्टी के पक्ष में अलग है, लेकिन न्यूट्रल बॉडी जब ऐसे कमेंट करती है तो कहते हैं कि जब आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर का ह्रास होता है तो आपकी सभ्यता धीमे, इंटरनल कैरेक्टर का ह्रास होता है तो सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। ये सोचने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा।